नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं, किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। बात होगी राजनीति की। अखिलेश यादव के जुबानी बम फूट रहे हैं और नरेंद्र मोदी नहीं, इंडी गठबंधन का खेल खत्म होने की तरफ जा रहा है। आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अखिलेश यादव ने गजब गजब बातें बोल दी। पहले ममता को, अब अखिलेश को। कांग्रेस किस किस को धोखा दे रही है भाई, आज इसका भी चैप्टर है। मोदी की पारी खत्म करने चला इंडी गठबंधन, खुद कैसे निपटने की कगार पर खड़ा है, खाई में गिरने की जगह पर खड़ा है, आज ये भी दिखाऊंगा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे। क्या फिर पलटी मारेंगे? क्या लालू जी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आएंगे? इंडी गठबंधन से नीतीश जी बाय बाय बोलने वाले हैं। आज ये सब कुछ है पाठशाला। इसके बाद इजराइल का नया प्लान क्या है, जो आतंकी बचेंगे नहीं, मासूम मरेंगे नहीं, उस प्लान के बारे में बताऊंगा। एक रात में इजराइल ने हमास के कितने कमांडर निपटा दिए। हमास ने ही गाजा में अस्पताल उड़ाया, उसको लेकर जो नया पक्का सबूत आया है वो सबूत दिखाऊंगा। और पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की। युद्ध क्या अब खत्म होगा, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चीन गए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ब्रीफकेस में न्यूक्लियर बम लेकर गए हैं क्या? पलटिए जल्दी जल्दी बॉस। क्या पुतिन लेकर गए हैं न्यूक्लियर बम ब्रीफकेस के अंदर? आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पुतिन और मोदी का वो सीक्रेट बैग जिसमें दुनिया हिलाने की ताकत है, और पुलिस का काम करने वाली कार का चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया। दुनिया की वो टेक्नोलॉजी जिसे देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। और आखिर में किस्सा अनसुना। जया भादुड़ी से जब शादी कर रहे थे अमिताभ बच्चन और फेरे लेने से पहले बिग बी ने क्या शर्त रख दी थी, आज उसका किस्सा आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक के मंगलुरु से सड़क हादसे का दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चल रही 5 लड़कियों को टक्कर मार दी। तस्वीरों में दिखता है कि किस तरह कार अचानक रोड से फुटपाथ पर आ जाती है और लड़कियों को टक्कर मारती है। इसके बाद बेकाबू कार पहले खंबे से टकराती है, फिर तेजी से मौके से निकल जाती है। इस हादसे में एक लड़की की मौत भी हो गई। दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सड़क पर गाड़ियां सरपट दौड़ती नजर आ रही हैं। इस बीच एक गाड़ी के ऊपर आतिशबाजी होती हुई दिखती है। एक गाड़ी का दरवाजा खुला है और एक युवक विंडो के साथ लटकता नजर आ रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ताबड़तोड़ आतिशबाजी की जा रही है। बीच सड़क पर चलती गाड़ी से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाड़ी के सनरूफ से आतिशबाजी हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू की। आज राजस्थान के उदयपुर में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। घटना के बाद शहर में अफरा तफरी मची। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। अहमदाबाद में गरबा के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। यहां एक क्लब के गरबा पंडाल में मुस्लिम युवक के आने से विवाद हो गया। युवक महिला दोस्त के साथ गरबा खेलने पहुंचा था, जिसका विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध किया। मौके पर नारेबाजी होने लगी, फिर उस युवक को पंडाल से बाहर कर दिया गया। झारखंड के जमशेदपुर में बीच सड़क पुलिस वालों ने एक बाइक सवार की पिटाई कर दी, जबकि बाइक सवार ने ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए हेलमेट भी पहना हुआ था। बावजूद इसके सड़क किनारे खड़े दरोगा ने उसे रोका, साइलेंसर के नियमों का हवाला दिया और पहले तो उसका मोबाइल छीन लिया और फिर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दरोगा की इस हरकत के बाद वहां मौजूद पुलिस के 2 जवानों ने भी लाठी से युवक की पिटाई कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब आरोपी दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। आदि कैलाश मार्ग पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आवाजाही बंद है और रोड से मलबा हटाने का काम चल रहा है। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें इंडी गठबंधन का चैप्टर, जिसके दिन पूरे होते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के जुबानी बम, मोदी नहीं, कैसे इंडी गठबंधन का खेल खत्म हो रहा है। पहले ममता को, अब अखिलेश को। कांग्रेस किस किस को धोखा दे रही है। मोदी की पारी खत्म करने चला इंडी गठबंधन कैसे खुद निपटने की कगार पर है। और क्या नीतीश कुमार अचानक नरेंद्र मोदी की जो तारीफ करने लगे हैं,
वो उनके फिर से यू टर्न लेने या पलटी मारने के संकेत हैं। सबसे पहले ये सियासी चर्चा। इंडी गठबंधन को लेकर बड़े ढोल पीटे जा रहे थे। नहीं याद है कितना माहौल बना, अरे आ गए इंडी गठबंधन आ गया, अब तो नरेंद्र मोदी खत्म, ये वो पूरा माहौल बना बॉस कि नरेंद्र मोदी को तो अब 2024 में हरा देंगे, कुछ नहीं होना। अब इंडी गठबंधन को बने 4 महीने हो गए, 4 महीने, और इन 4 महीनों में इस गठबंधन की हालत सब देख चुके हैं। अरे 4 महीने बने हुए जो नरेंद्र मोदी को हराने निकले हैं, उनकी लास्ट मीटिंग को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना पहले ये लोग मिलकर बैठे थे नरेंद्र मोदी को हराने का प्लान बनाने के लिए। उसके बाद से सब हवा में चल रहा है। अगली मीटिंग कब होगी कुछ अता पता नहीं। एक ज्वाइंट रैली होनी थी, वो आज तक हुई नहीं। इसी बीच सबने झगड़े भी देखे कि कभी केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं, कभी ममता और कांग्रेस लड़ रहे हैं, और अब इंडी गठबंधन में नया बम फूट पड़ा है। अखिलेश यादव तो बॉस एकदम बमके हुए हैं, भयंकर गुस्से में है, फायर, और वो इंडी गठबंधन में कांग्रेस के धागे खोल रहे हैं। अखिलेश यादव इसलिए गुस्से में आकर कांग्रेस को सुनाने लगे क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने रातों रात अखिलेश के साथ बड़ा खेल कर दिया, बड़ी बेइज्जती की भाई। खुद अखिलेश यादव बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि एमपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 6 सीट देने पर विचार करेंगे। भाई उनको लगा इंडी गठबंधन हमको मिलेगा मध्य प्रदेश में। एमपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया भी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के नेताओं ने प्रेजेंटेशन भी दिखाया कि कहां कहां चुनाव लड़ने से फायदा हो सकता है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता रात को 1 बजे तक जाग के प्रेजेंटेशन देखते रहे, चर्चा करते रहे कि अच्छा तुमको ये मिलेगा तो तुम फायदा हो सकता है गठबंधन। 1 बजे तक जाके बेचारे लोग, और ये सब होने पर समाजवादी पार्टी मान के बैठ गई कि भाई इतना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, रात में 1-1 बजे तक जगा रहे हैं, तो सीट तो देंगे। लेबल आया। उसके बाद वहां एमपी में कांग्रेस उसके साथ गठबंधन को लेकर बहुत सीरियस है और समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी, ये सपना ही टूट गया। जब एमपी के लिए कांग्रेस की लिस्ट आई तो समाजवादी पार्टी के खाते में कोई सीट ही नहीं थी, तो अखिलेश यादव नाराज हो गए कि ये क्या तमाशा चल रहा है भाई, इतना मीटिंग इतना सब कुछ किस बात का किया जब एक भी सीट ही नहीं देना था, ये तो बेइज्जत करने जैसा है भाई। ये तो एक तरह से समाजवादी पार्टी की गजब बेइज्जती है, वही वाला हाल हो गया। क्योंकि अगर सीटें ही नहीं देनी थी तो नेताओं को बुलाकर रात भर जगाया क्यों? अगर सीटें ही नहीं देनी थी तो पहले ही कांग्रेस क्लियर कर देती कि तुम अपना लड़ो, हम अपना लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने फोन किया, मीटिंग की, बातचीत की, प्रेजेंटेशन दिखाया, और बाद में 1 सीट नहीं दी इनको, अखिलेश यादव को। इसे ही कांग्रेस का धोखा मान रहे हैं अखिलेश यादव कि क्या किए हैं आप लोग मेरे साथ। अखिलेश यादव ने जब ये सब होते हुए देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एकदम अंदर लहक गया उनको इतना गुस्सा आया कि सबके सामने आकर बताने लगे कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया है। सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अब बताइए, किसी को भी गुस्सा आएगा? ये तो वाला हिसाब हो गया कि घर में किसी को कह दिए कि अच्छा तुम अपना काम करो, कपड़ा वपड़ा चेंज करो, बैग पैक करो, बाल झाड़ो, और जब जाने की बारी आई तो अकेले चल दिया, बेचारा बैग अपना लेके बैठा रह गया, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? अखिलेश यादव को भी आ गया गुस्सा। अभी तो बहुत कुछ बोले, अभी सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। अखिलेश यादव अब तक चुप थे क्योंकि इंडी गठबंधन का सवाल था, लेकिन जब अखिलेश ने देखा कि इंडी गठबंधन की परवाह कांग्रेस नहीं कर रही है, हमको धीरे से कोहनी मार दी, तो फिर हम इंडी गठबंधन की परवाह क्यों करें?
दूसरी बात यह कि जब अखिलेश को साफ साफ लग गया कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है तो फिर मैं क्यों चुप रहूं, तो वो बोले कि हम भी बोलेंगे। इसलिए उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया कि एमपी में कांग्रेस ने भरोसा देकर भी भरोसा कैसे तोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ मध्य प्रदेश की है नहीं, बात अब बहुत दूर जाएगी, बात यूपी में घुसेगी। क्योंकि एमपी में अगर कांग्रेस खुद को मजबूत समझ के अखिलेश यादव की पार्टी को किनारे लगा दी तो एमपी में अखिलेश को वो कुछ नहीं समझ रहे, तो अखिलेश यादव क्यों यूपी में कांग्रेस को कुछ समझेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जो अखिलेश के साथ किया वही यूपी में अखिलेश अब कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। और अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दे दिए। ये लोग नरेंद्र मोदी को हराने निकले थे, अब एक दूसरे को धमका रहे हैं, एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं। यूपी में तो 80 सीट है, बताइए वहीं गठबंधन नहीं होगा। कह रहे हैं कि एमपी का बदला यूपी में लिया जाएगा। सुनिए अखिलेश यादव को। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले बताए होते कि राज्य में गठबंधन नहीं करेंगे तो इनका कांग्रेस वालों का फोन भी नहीं उठाते। शुक्र मनाइए ये नहीं बोले कि नंबर ही ब्लॉक कर देते। सोचिए इंडी गठबंधन का यह हाल है कि एक राज्य में कोई पार्टी दूसरी पार्टी को 6 सीट देने के लिए तैयार नहीं, 6 सीट नहीं दे पाए ये लोग अखिलेश यादव की पार्टी को, कांग्रेस वाले। और ये बातें कर रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हम लोग सब मिलकर जो है कुर्बानी देंगे, जबकि इनसे विधानसभा की सीटें नहीं छोड़ी जा रही है, लोकसभा की सीट छोड़ेंगे। एमपी में अब अखिलेश ने 31 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए, आगे और भी सीटों पर कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। यानी अब समाजवादी पार्टी एमपी में कांग्रेस से आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी। भले ही समाजवादी पार्टी ना जीते लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो कर ही सकती है। और ये लोग नरेंद्र मोदी को हराने के लिए चले थे। अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं हो रहा है तो फिर यूपी में गठबंधन कैसे हो पाएगा, क्योंकि एमपी में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है करीब करीब वैसी स्थिति यूपी में कांग्रेस की है। आप मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और यूपी में कांग्रेस के पिछले चुनाव का प्रदर्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का क्या हाल है। और अगर भाई आप कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव की पार्टी को नहीं सटाएंगे, अखिलेश यादव का कोई मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी चीज बहुत तोप नहीं है अखिलेश यादव की पार्टी, तो अखिलेश यादव भी कहेंगे कि तुम कौन सा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तोप हो जी, तुमको क्या आता है वहां पे सीट के नाम पे। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एमपी में मध्य प्रदेश में 2018 समाजवादी पार्टी यानी एसपी का क्या परफॉर्मेंस था विधानसभा चुनाव में, ये लड़े थे 52 सीट पर, जीते कितने पे, ये जीते एक सीट जीती थी समाजवादी पार्टी। जमानत जब्त हुई थी, जमानत जब्त हो गई थी 45 सीट, 45 सीट। और इनका वोट शेयर था, वोट परसेंट था 1.3%। अब कांग्रेस यही कह रही है कि तुम्हारा 45 सीट पे तुम्हारा जमानत जब्त होता है, यहां हमारी खुद की मारामारी चल रही है कि दिग्विजय सिंह का कैंडिडेट को टिकट मिलेगा कि कमलनाथ के टिकट के कैंडिडेट को मिलेगा कि आला कमान के कैंडिडेट को मिलेगा, और यहां हम 6 सीट देते समाजवादी पार्टी को। वो कह रही है 1 सीट तो तुम जीतते हो भाई, मतलब मन ही मन कह रही है, ऐसे मुंह पे नहीं बोली। अब अखिलेश यादव याद दिला रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस का क्या हाल है, जरा आप तुम देख लो। तुम हमको याद दिला रहे हो यहां 2022 में क्या हुआ था, 2022 का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस लड़ी कितने पर, कांग्रेस लड़ी 399 सीट पर लड़ी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, और कांग्रेस जीती कितनी, जीती 2 सीट, 400 करीब 400 सीट लड़ी और 2 सीट जीती। इनकी जमानत जब्त हुई, इनकी जमानत जब्त हो गई 387 सीट पे, 387, और इनका वोट शेयर था, वोट परसेंट 2.3%। तो अखिलेश यादव यही याद दिला रहे हैं कि भैया अगर मैं मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हूं, जीरो हूं,
तो तुम कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या हो? 2 सीट जीतते हो, 400 के करीब सीट लड़के, तुम्हारा 387 सीट पे तो जमानत जब्त हो जाता है। तो आना फिर तुम हमसे मांगने यूपी में, जब हमको मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हो। तो ये लोग नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पे चले थे साथ आने। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को चिरकुट कह दिया। एक बार अखिलेश यादव का यह बयान भी सुनिए। हमने घोसी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या मतलब निकाला जाए सर गठबंधन का फिर क्या मतलब? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सर तो अभी आगे का क्या रहेगा? मतलब ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। अखिलेश यादव यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को चिरकुट कह रहे हैं, एक तरीके से नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन भाई बयान तो उन्हीं के बारे में पत्रकार पूछ रहे थे। कह रहे हमको पता होता कांग्रेस धोखा देगी। अब कांग्रेस को कह रहे बीजेपी से मिली हुई है। अरे भाई, कांग्रेस बीजेपी से मिली है तो कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन किस बात का बना है? अच्छा, कांग्रेस से सिर्फ अखिलेश यादव ही नाराज नहीं है, ममता बनर्जी भी अक्सर नाराज रहती हैं। कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप सिर्फ अखिलेश यादव नहीं लगा रहे, केजरीवाल को भी कांग्रेस से दिक्कत है। जैसे आम आदमी पार्टी की यह शिकायत है कि पंजाब में कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी कई बार यह आरोप लगा चुकी हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अखिलेश यादव की तरह टीएमसी भी कांग्रेस आला कमान से यह अपील कर चुकी है कि वो अपने नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाए। अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को इसलिए चिरकुट कहा क्योंकि यूपी कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने अजय राय आजकल बहुत एक्टिव और वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो अखिलेश यादव को चुभ रहे हैं। अजय राय बातों बातों में उन्हें घोसी उपचुनाव का एहसान याद दिलाने लग गए, जहां समाजवादी पार्टी ने हाल में जीत हासिल की थी। अजय राय ने कहा कि जैसे हमने घोसी में सहयोग किया वैसे आपको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए। एक बार सुनिए अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्हें अखिलेश यादव चिरकुट बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। ऐसी लड़ाई के बीच कौन इंडी गठबंधन पर भरोसा करेगा बॉस कि वो एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन का हर नेता अपनी अपनी अलग कहानी सुना रहा है। जैसे राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में बिजी हैं और उन्हें जातिगत जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है। शरद पवार की अपनी अलग राजनीति चल रही है, वो अपनी पार्टी को ही बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो गठबंधन क्या संभालेंगे। ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से साइलेंट हैं और बंगाल तक ही सीमित होकर रह गई हैं। ममता के कोई बड़े बयान नहीं आ रहे। इंडी गठबंधन में केजरीवाल अपना अलग फंसे हुए हैं, उन्हें अपने साथियों के कोर्ट केस और विधानसभा चुनाव से फुर्सत नहीं है। इसी बीच इंडी गठबंधन के एक तरह से इनएक्टिव हो चुका है। लास्ट मीटिंग मुंबई में हुई थी, उसके बाद से कोई हलचल ही नहीं है इस गठबंधन में। इसी बीच एक बड़ी बात यह हुई है कि नीतीश कुमार ने आज अचानक यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ भी कर दी। नीतीश कुमार आज मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय में मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई।
जब 2014 में नई सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, तब उनकी बात मानी गई। नीतीश ने दीक्षांत समारोह में मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं के सामने यह भी कह दिया कि ये जितने लोग हैं सब साथी हैं, जब तक जीवित हैं दोस्ती बनी रहेगी। अब सुनिए नीतीश कुमार क्या बीजेपी से दोस्ती निभा रहे हैं और कैसे नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दूसरा भी बनाइए तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहां काम शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो नहीं कर सकता। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। ये नीतीश कुमार भर इंडी गठबंधन को जोड़ने गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और आज बीजेपी से दोस्ती की याद दिला रहे हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंडी गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके सामने सिर्फ नरेंद्र मोदी और गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की चुनौती नहीं है, बल्कि ये पार्टियां अपने नेताओं के केस में भी उलझी हुई हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाले के आरोपों में फंसे हुए। आज शराब घोटाले के मामले में सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान मीडिया ने मनीष सिसोदिया से संजय सिंह पर सवाल भी पूछा, लेकिन मनीष सिसोदिया जो अक्सर पेशी के दौरान जाते हुए मीडिया के सामने नरेंद्र मोदी को कोसते हुए जाते हैं, जैसे संजय सिंह बोलते हुए जाते हैं, वो मनीष सिसोदिया संजय सिंह का सवाल पूछ रहा है पत्रकार, फिर भी बिना बोले निकल गए। एक बार सुनिए, जब मीडिया ने मनीष सिसोदिया से संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया, कैसे मनीष सिसोदिया ने चुप्पी साध ली, एक वर्ड नहीं बोले। सुनिए कैसे बदलाव आया है। Sanjay Singh has also been arrested. What do you want to say on that? Sanjay Singh has also been arrested. What do you want to say on that? अब आम आदमी पार्टी के नेता चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सबका ट्रैक रिकॉर्ड है कि मीडिया पूछे ना पूछे, पुलिस रोकती रह जाए, लेकिन कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी पर बोलते जाते हैं। और आज मनीष सिसोदिया से पूछती रह गई मीडिया संजय सिंह की गिरफ्तारी पर, कुछ बोले ही नहीं भाई। मनीष सिसोदिया चाहते तो संजय सिंह पर बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या मनीष सिसोदिया संजय सिंह के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, या फिर क्या मनीष सिसोदिया केजरीवाल से उनका मोहभंग हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का हर वो नेता जो जेल जाता है वो तो अक्सर केजरीवाल की लाइन पर ये कहता हुआ हर जगह जाता है कि उसे राजनीति में फंसाया गया है, नरेंद्र मोदी ये सब करवा रहे हैं। खुद मनीष सिसोदिया भी कई बार पहले इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन अब मनीष सिसोदिया कुछ नहीं बोल रहे। या तो ऐसा हो सकता है कि मनीष सिसोदिया किसी खास रणनीति के तहत चुप हैं, या फिर 7-8 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया को लग रहा होगा कि वो तो फंस गए और केजरीवाल आराम से बाहर हैं। केजरीवाल को तो कुछ नहीं हुआ और सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोग जेल के अंदर हैं। क्या इसलिए मनीष सिसोदिया आप कुछ बोलना नहीं चाहते? वो केजरीवाल के दिखाए रास्ते पे नहीं चलना चाहते कि जब जाओ मीडिया दिखे तो मोदी मोदी करते जाओ? नहीं तो वो भी पेशी पर जाते हुए मोदी को कोसना कहां छोड़ते। पहले किस तरह से मनीष सिसोदिया पेशी के लिए जाते वक्त जब मौका मिलता था तब अपनी बात कहते थे, मोदी को कोसते जाते थे। एक बार आपको याद दिला देता हूं, देखिए 2-3 बार क्या हुआ। मोदी जी जितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी हमको रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी 8 साल से संविधान का अपमान कर रहे थे, संविधान को तोड़ रहे थे। कितनी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, कोई काम नहीं कर रहे। मोदी जी जितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी हमको रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी 8 साल से संविधान का अपमान कर रहे थे, संविधान को तोड़ रहे थे। कितनी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, कोई काम नहीं कर रहे। हर बार मनीष सिसोदिया बोलते जाते थे मोदी मोदी मोदी, जैसे संजय सिंह मोदी अडानी करते जाते। लेकिन आज मनीष सिसोदिया ने एक शब्द नहीं कहा। मनीष सिसोदिया का अब चुप्पी साध लेना क्या केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि केजरीवाल के बारे में बहुत दिन से कहा जा रहा है कि अब नंबर केजरीवाल का ही है। केजरीवाल की भी धड़कनें बढ़ रही होंगी, वो भी यही सोच रहे होंगे कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली तो फिर केजरीवाल के लिए क्या मुसीबतें और बढ़ जाएंगी? ये सवाल अब और गहरा गया है।
लेकिन इतना तो तय होता जा रहा है कि इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिखरता जा रहा है। पाठशाला में अब इजराइल के नए प्लान का चैप्टर। आतंकी बचेंगे नहीं, मासूम मरेंगे नहीं। एक रात में इजराइल ने हमास के कितने कमांडर निपटा दिए। हमास ने ही गाजा में अस्पताल उड़ाया, उसको लेकर क्या नया पक्का सबूत आया है। और पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की, क्या युद्ध अब खत्म होगा। इजराइल के विरोधी ये मान रहे थे कि गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल प्रेशर में आ जाएगा और हमास से बदला लेना बंद कर देगा। लेकिन इजराइल भी एक अलग ही किस्म का देश है, वो किसी के प्रेशर वेशर में आता नहीं है। कल रात गाजा पर ऐसी बमबारी हुई जो अब तक के 12 दिन में नहीं हुई। गाजा पर रातों रात धड़ाधड़ बम गिरे। हमास के 3 बड़े आतंकी कमांडर मार दिए गए। रात की बमबारी के बाद गाजा का क्या हाल है वो आप तस्वीरों में देख लीजिए। उत्तरी गाजा में इजराइल ने रात भर जोरदार बमबारी की। हमास के कई ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। उत्तरी गाजा में आबादी वाले इलाकों में हमास ने कई कैंप बना रखे। इन पर इजराइल एयरफोर्स ने ऐसे सटीक अटैक किया जिसमें सिविलियंस को नुकसान ना हो और इसका पूरा ध्यान रखा गया। इजराइल का कहना है कि गाजा पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। यानी पब्लिक को मारेंगे नहीं और इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, माफ कीजिएगा, हमास को छोड़ेंगे नहीं। इजराइल ने अब नई मुहिम शुरू कर दी, फ्री गाजा फ्रॉम हमास। इसके लिए जो करना होगा वो इजराइल करेगा, वो कह रहा है। यानी गाजा को हमास से मुक्त कराना। और आप देखिए कैसे पूरा खंडर बन गया है, लेकिन लोगों को बचाते हुए अटैक किया गया हमास के ठिकानों पर। इजराइल किस तरह से गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है वो मैप के जरिए भी आपको दिखाता हूं। गाजा के इस मैप में लाल और पीले रंग में इजराइल के हमले दिख रहे हैं और ये पूरा उत्तरी गाजा का इलाका है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल आम लोगों पर हमला कर रहा है, उनको ये भी नहीं दिख रहा कि हमास ने घनी आबादी वाले इलाकों में अपने ठिकाने बना रखे। और अगर इजराइल को अंधाधुंध फायरिंग करनी होती, अंधाधुंध रॉकेट चलाने होते, तो आपको कुछ ही इलाकों में ये हमले नहीं दिखते, फिर वो जहां मन वहां रॉकेट फोड़ता रहता। आप देखिए वो लिमिटेड एरिया में फोड़ रहा है जहां पर हमास ने अपने ठिकाने बनाए। और हमास इतना शातिर है क्योंकि उसको परवाह तो है नहीं फिलिस्तीनियों की, तो वहीं पब्लिक के बीच में बनाए हुए कि हमको मारने आएंगे तो ये पब्लिक मरेगी, फिर हम चिल्लाएंगे। इजराइल ने, आपको याद होगा, लोगों से ये इलाका खाली करने के लिए भी कहा। सबसे ज्यादा तबाही बेत हनून इलाके में हुई है, उसके बाद रिफ्यूजी कैंप से सटे हुए इलाकों में भी इजराइल ने हमला किया है। क्योंकि हमास की रणनीति यही है, वो ऐसी जगहों पर अपने कैंप बनाता है जहां अस्पताल होते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं, स्कूल होते हैं, जिससे वो आम लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। इजराइल के हमले में हमास की इकलौती महिला नेता की भी मौत हो गई। गाजा पर इजराइल के हमले में हमास की इकलौती महिला नेता जमीला अल शांति मारी गई। मैडम के नाम में शांति है, बताइए। वो हमास के को फाउंडर अब्देल अजीज अल रंतीसी की पत्नी थी। 2004 में इजराइल के हमले में रंतीसी की मौत हो गई। साल 2021 में जमीला हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की मेंबर बनी। इजराइल इसलिए प्रेशर में नहीं आया क्योंकि गाजा के अस्पताल पर जो धमाका हुआ था उसमें इजराइल का हाथ होने के कोई सबूत भी नहीं। वो एजेंडाधारी भले माहौल बनाए हमास के समर्थन में कि अरे इजराइल ने ठोक दिया, लेकिन सबूत नहीं है। उल्टे इस बात के सबूत है कि अस्पताल पर हमास का ही रॉकेट फट गया था। क्योंकि आप देखिए कि अगर अस्पताल पर इजराइल ने बम गिराया होता तो पूरा अस्पताल ही तबाह हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आज एक नया वीडियो आया है। यह वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। इजराइल का कहना है कि अस्पताल में हुए धमाके के बाद, यानी आज सुबह की तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई। इस वीडियो में अस्पताल के बाहर चहलकदमी दिख रही है, अस्पताल की इमारत खड़ी दिख रही है, यानी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा। और यही बात इजराइल दिखा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में बम गिरा दिया, अस्पताल में कहां बम गिरा है, वो कह रहा है देखिए अस्पताल तो खड़ा है। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। अस्पताल के बाहर यानी कार पार्किंग की ये तस्वीरें हैं जहां धमाका हुआ था। इस धमाके में बाहर क्या नुकसान हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि गाड़ियां पलटी हुई हैं, गाड़ियां जली हुई हैं, वो राख हो गई हैं जलकर, पर कहीं भी कोई बड़ा सा गड्ढा नहीं दिख रहा, जैसा कि मिसाइल गिरने पर बन जाता है। अरे भाई मिसाइल उड़ के आया, कहीं तो गिरेगा ना, तभी तो फटेगा ना। गाड़ियां जल गई हैं, लेकिन मिसाइल के गिरने के, रॉकेट के गिरने के कहीं निशान नहीं है। यह तो तभी संभव है कि वहीं पर रखा हुआ जब कोई मिसाइल फट जाए, नहीं तो ऊपर से जो मिसाइल आएगा वो तो कहीं गिरेगा, गड्ढा बनाएगा, कुछ तो निशान छोड़ेगा।
अब अस्पताल के अंदर की तस्वीर देख लीजिए। बाहर धमाका होता है और अस्पताल के अंदर की दीवारें पूरी तरह से ठीक हैं। ऐसा कैसे हो गया बॉस? जिस धमाके में 500 लोगों की जान चली गई कहा जा रहा है, उस धमाके में अस्पताल के अंदर की दीवारों पर कोई फर्क कैसे नहीं पड़ा? अगर रॉकेट अस्पताल में नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया गया था, कैसे अस्पताल के अंदर जो है वो चीजें ठीक दिख रही हैं? अस्पताल की बिल्डिंग कैसे दिख रही है? अब ये देखिए कि इस धमाके में अस्पताल के बाहर क्या नुकसान हुआ। इस तस्वीर में धमाके से अस्पताल के बाहर हुआ नुकसान आपको साफ नजर आएगा। बाहर वाली तस्वीर अभी नहीं आई है, वो डालिए अगर आती है तो उसमें बाहर में दिख रहा है कि वो जो नुकसान हुआ है वो बाहर हुआ है, अस्पताल के अंदर नहीं हुआ। ये बाहर की तस्वीर देखिए। अस्पताल परिसर में एक इमारत की खिड़कियां टूट गई हैं, सड़क पर छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, पलटी हुई कार और जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं, छतों की टाइलें टूटी हुई दिख रही हैं, जबकि दावा यह किया गया था कि पता नहीं कितनी बड़ी मिसाइल या बम से इजराइल ने हमला कर दिया अस्पताल पर, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। अब अस्पताल की सैटेलाइट तस्वीर भी देखिए। इसमें धमाके वाली जगह तो दिख रही है, लेकिन अस्पताल परिसर में आसपास की इमारतें सही सलामत दिख रही। भाई ये कौन सा हमला था जिसमें 500 लोग मर गए लेकिन इमारत को कुछ हुआ ही नहीं? 500 लोग क्या पार्किंग में खड़े थे? इसलिए जो ये तस्वीरें हैं वो ये गवाही दे रही हैं कि जो इजराइल का दावा है कि हमास का ही कोई रॉकेट वहां से दाग रहे थे, वो फट गया या वहीं पर आकर मिसफायर हो गया और फट गया, ये ज्यादा पुख्ता दिखता है। क्योंकि और जो चीजें दिख रही हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि गाजा का रॉकेट ही फिलिस्तीनियों की जान ले रहा था। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की सच्चाई धीरे धीरे अब सामने आ रही है और इस हमले के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उनमें इजराइल का कहना है कि अस्पताल में 500 लोगों की मौत का दावा गलत है। 500 लोगों की मौत हुई है तो उनके शव का, रॉकेट गिरने से अस्पताल में आग लगी, मिसाइल गिरती तो वहां गड्ढा बन जाता। इजराइल के इस पॉइंट पर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। इजराइल जब पूछ रहा है कि 500 लोगों की मौत हुई तो उनकी लाशें कहां हैं, दिखाओ, तो उस पर कोई जवाब हमास या फिलिस्तीन की तरफ से नहीं आ रहा। गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ तो फौरन इकोसिस्टम एक्टिव हो गया और हमास के हमदर्द चिल्लाने लगे कि इजराइल ने अस्पताल पर हमला करके निर्दोष लोगों को मार दिया, जबकि इसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन जब हमास ने इजराइल के एक अस्पताल को निशाना बनाया तो कोई नहीं बोला। यह इजराइल के एश्केलोन शहर का अस्पताल, इजराइल का अस्पताल है, यहां हमास ने हमला कर दिया, उसका कोई हंगामा नहीं है। इस पर हमास के आतंकियों ने हमला किया था। देखिए कैसे पूरा अस्पताल हमास के आतंकियों ने खंडर में बदल दिया। अस्पताल का कोई इलाका सलामत नहीं दिख रहा। अस्पताल के कॉरिडोर हों या फिर वार्ड, हर जगह मलबा फैला हुआ है। अस्पताल के नाम पर सिर्फ इमारत का ढांचा बचा है। हमास के इस हमले में कई मरीजों की मौत भी हुई थी कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि इजराइल का अस्पताल है तो इसके लिए कोई हंगामा नहीं, क्योंकि मरने वाले इजराइल के लोग हैं, इसलिए उसमें कोई हंगामा नहीं। अस्पताल फिलिस्तीन में हो तो हंगामा होगा, भले वहां हमास का रॉकेट फट जाए, लेकिन आरोप इजराइल पर लगेगा और पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा कि देखिए इजराइल जो है वो क्या कर रहा है। जो लोग इजराइल के स्टैंड पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि इजराइल ने युद्ध के बीच यह मंजूरी दे दी है कि जिसको भी गाजा के आम लोगों तक मानवीय मदद पहुंचानी है वो इजिप्ट के रास्ते पहुंचा सकता है। इसके लिए इजराइल ने 3 शर्तें रखी। अगर इन शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है तो गाजा में मदद जाती रहेगी। पहली शर्त यह है कि इजराइल खाना, पानी और मेडिकल सप्लाई नहीं रोकेगा, लेकिन ये सारी चीजें हमास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वहां पहुंची तो फिर खत्म। दूसरी शर्त है कि इजराइल अपने इलाके से गाजा में आपूर्ति पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। इजिप्ट बॉर्डर से सामान की सप्लाई हो सकती है। तीसरी शर्त है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों से मिलने की अनुमति दी जाए। भाई इजराइल को भी तो हक है जानने का कि उसके नागरिक जो बंधक बनाए गए हैं वो जिंदा हैं या नहीं। इजराइल का कहना है कि वो गाजा के आम लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इजराइल की भी कुछ चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, और अगर उनको दूर कर दिया जाता है तो गाजा को मदद मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। गाजा को फिलहाल दुनिया से जोड़ने का इकलौता रास्ता रफा बॉर्डर पर मौजूद क्रॉसिंग है, जो गाजा को इजिप्ट से जोड़ता है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं। रफा बॉर्डर पर भी इजराइल की पूरी नजर है। इजिप्ट ने भी रफा बॉर्डर को खोलने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से मानवीय मदद वाले ट्रकों के साथ आम लोग भी गाजा से इजिप्ट नहीं जा पा रहे। हालांकि अब इजिप्ट ने गाजा में मानवीय मदद के लिए 20 ट्रकों को रफा बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दे दी है। इजिप्ट ने यह फैसला जो बाइडेन के फोन कॉल के बाद लिया। इजराइल ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अब बताइए, इजराइल को अगर आम लोगों को मारना होता तो वो क्यों ये सब करता है? लेकिन आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास, आतंकी संगठन,
और अफसोस ये कि हमारे यहां भी कुछ लोग उस आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े हो गए हैं धर्म देख, और फिर यही लोग पलट के कहेंगे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। गाजा पट्टी और इजिप्ट के बीच रफा बॉर्डर क्रॉसिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि रफा बॉर्डर गाजा से निकलने का इकलौता रास्ता है जो इजराइल के इलाके में नहीं। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है, सिर्फ रफा क्रॉसिंग पर उसका कंट्रोल नहीं। इसी क्रॉसिंग के जरिए दुनिया भर से आने वाली मदद का 37% हिस्सा गाजा पहुंचता है। 2008 में हमास ने रफा बॉर्डर की बाउंड्री में धमाका किया था, जिसके बाद इजिप्ट ने मजबूत दीवार बना दी। हमास की घुसपैठ के चलते इजिप्ट ने रफा बॉर्डर को एक तरह से बंद कर दिया था। अब इजराइल और हमास की जंग के बाद इजिप्ट ने रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। इजिप्ट और अरब देश गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को अपने देश नहीं आने दे रहे। अरब देशों का मानना है कि अगर फिलिस्तीनी अपनी जमीन छोड़ देंगे तो उस पर इजराइल कब्जा कर लेगा। गाजा के आम लोग जो आतंकी संगठन हमास की वजह से फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आ रहे हैं। मतलब साफ है कि आतंक के खिलाफ जंग जारी रहेगी, लेकिन आम लोगों की मदद भी की जाती रहेगी। जैसे कल ही अमेरिका ने गाजा को $100 मिलियन की मानवीय सहायता की घोषणा की। इसमें खाना, पानी, दवाएं सब शामिल हैं। कनाडा ने गाजा के लोगों के लिए $10 मिलियन की सहायता का ऐलान किया है। इजिप्ट ने रफा बॉर्डर से गाजा के लोगों के लिए 20 ट्रक राहत सामग्री भेजने का फैसला किया। टर्की ने भी गाजा के लोगों के लिए मेडिकल हेल्प भेजने का फैसला किया है। ईरान गाजा को मानवीय सहायता भेज रहा है। रूस ने गाजा के लोगों के लिए 27 टन सहायता सामग्री भेजी है। यानी हर कोई फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने को तैयार है, लेकिन आतंकी की मदद कर दी जाए, हमास की मदद कर दी जाए, यह कई लोगों को स्वीकार नहीं। दुनिया मान रही है कि हमास के खिलाफ इजराइल की जंग सही है, लेकिन गाजा के लोगों को मानवीय मदद भी मिलती रहनी चाहिए। और आज इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से के मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा के अस्पताल में हुए धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। आतंकवाद, हिंसा और खराब होती सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की गई। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत के पुराने स्टैंड को फिर से जाहिर किया गया। भारत लगातार यह कहता रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के हर रूप में निंदा भी की जानी चाहिए। इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया टेंशन में, लेकिन उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलग ही जलवे में। उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं। वो अपना सीक्रेट बैग लेकर चीन पहुंच गए। पुतिन के सीक्रेट बैग में क्या है? पुतिन और मोदी के वो सीक्रेट बैग जिसमें दुनिया हिलाने की ताकत है, अब इसी सीक्रेट बैग का चक्कर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर गए। वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर बीजिंग पहुंचे। यूक्रेन युद्ध की वजह से पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। ऐसा कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पुतिन पिछले कई महीनों से रूस से बाहर ही नहीं निकले। पुतिन सिर्फ उन्हीं देशों की यात्रा करेंगे जहां उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो और गिरफ्तारी ना हो सके। यही वजह है कि वो चीन की यात्रा पर गए। लेकिन चीन की इस यात्रा के दौरान पुतिन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर गए। और इस ब्रीफकेस की, जो उनके साथ बैग नजर आ रहा है अटैची, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। बीजिंग में चल रही एक मीटिंग में जाने से पहले उनके पीछे पीछे आते रूस की नेवी के अधिकारी दिखाई दिए। ये देखिए, ये अटैची जिसकी बड़ी चर्चा है, जिनके पास पुतिन का ब्रीफकेस यानी अटैची दिखाई दे रही है। जैसे ही ये अधिकारी मीडिया के सामने से गुजरे, वैसे ही कैमरों का फोकस इस ब्रीफकेस पर चला गया। भैया, ये भाई कोई भी आदमी अपना सामान लेके आया, अपने होटल में छोड़ के आता है, ये अटैची लेके कहां मीटिंग के लिए गए? इसी तरह का एक ब्रीफकेस पीएम मोदी के साथ भी अक्सर दिखता है। ये देखिए, लेकिन ये ब्रीफकेस पुतिन के ब्रीफकेस से बहुत अलग है। पुतिन के ब्रीफकेस में क्या है और पीएम मोदी के ब्रीफकेस में क्या होता है? उनके साथ जो स्टाफ चलता है वो भी एक बैग लेके चलता है ना। तो पीएम मोदी वाले ब्रीफकेस में क्या होता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पुतिन के अटैची में क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों है वो बता देता हूं। पुतिन के अधिकारियों के इस वीडियो में जो ब्रीफकेस दिख रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। इससे पूरी दुनिया में मैसेज पहुंच गया है कि पुतिन अपने साथ परमाणु हमला करने वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस साथ लेकर चल रहा है।
जिसका समय आने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि पुतिन विदेश यात्रा के दौरान इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर मीडिया के सामने इस ब्रीफकेस को दिखा भी दिया। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये कोई आम सूटकेस नहीं है। इसमें दुनिया भर में तबाही लाने वाला एक बटन है, जिसे दबाते ही कई देशों पर एक साथ सैकड़ों परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस यानी न्यूक्लियर अटैची, परमाणु अटैची, दिखने में किसी आम ब्रीफकेस जैसा ही नजर आ रहा है। देखिए ना, देख रहे हैं आम क्या लग रहा है कि बहुत पुराना सा बैग है, लेकिन यह कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं है। इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस में परमाणु हमले से जुड़े डॉक्यूमेंट और अलर्ट अलार्म यानी न्यूक्लियर हमले का कमांड सिस्टम होता है। ये देख रहे हैं, इसी तरह का रहता है लगभग वो, कि अगर फोड़ना है तो बटन दबाए, वहीं से फूट जाएगा। चीन में बैठे बैठे फोड़ देंगे परमाणु बम। रूसी भाषा में इस ब्रीफकेस को चेगेट कहा जाता है। यह रूस के काबिडिनो बल्कारिया इलाके में मौजूद एक पहाड़ के नाम पर पड़ा है। इस ब्रीफकेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसके अंदर पीछे की तरफ एक छोटी सी ब्लैक रंग की स्क्रीन है और आगे कई सारे बटन लगे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर बटन सफेद हैं और बीच में एक बटन लाल रंग का है। माना जाता है कि सफेद रंग का बटन दबाने से ही न्यूक्लियर अटैक का कमांड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिल्म में नहीं देखे हैं कि एक्टिवेट हो गया, आप दबाओगे तो फूट जाएगा, फिर हीरो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फिर लास्ट में वो लाल बटन दबाने के पहले मार देता है। वैसा ही है। यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस एक सीक्रेट कोड से खुलता है, जिसके बारे में सिर्फ पुतिन को पता है। रूस के पास ऐसे 3 ब्रीफकेस हैं, जिनमें से एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा सेना प्रमुख के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए न्यूक्लियर अटैक का आदेश सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ही दे सकते हैं। इस अटैची के अंदर रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों का कंट्रोल कमांड है, इसलिए यह 24 घंटे कड़ी निगरानी में रहता है। इस ब्रीफकेस में एक अलर्ट अलार्म होता है, जो रूस पर किसी हमले की सूरत में बजने भी लगता है। वैसे तो पुतिन जहां भी जाते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी हमेशा इस ब्रीफकेस को लेकर उनके साथ चलता है, जैसे यहां ये लोग चल रहे हैं। अगर परमाणु हमले की स्थिति आती है तो पुतिन सिर्फ सीक्रेट कोड बताकर इसे खोल लेंगे और बटन दबाकर दुनिया की तबाही तय कर देंगे। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन कई बार परमाणु हमले की बात कह भी चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी नौबत आई नहीं है। लेकिन इस बार पुतिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसलिए अमेरिका समेत नाटो देशों को मैसेज देने के लिए इस न्यूक्लियर सूटकेस के वीडियो को वायरल भी किया जा रहा है। अच्छा, लेके भी इसलिए गए होंगे कि अच्छा तुम अरेस्ट करने आए हो, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता, अरेस्ट करने आए हो, निकालो जी मेरा न्यूक्लियर ब्रीफकेस निकालो। वैसे तो पुतिन जहां जाते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी हमेशा इस ब्रीफकेस को लेकर चलता है। अगर परमाणु हमले की स्थिति आती है तो पुतिन सिर्फ सीक्रेट कोड बताकर इसे खोलेंगे और दुनिया की तबाही तय कर देंगे। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं? दरअसल इसी साल मार्च में नीदरलैंड्स के हेग में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध का अपराधी घोषित कर दिया था। इसके साथ ही पुतिन की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। दुनिया के 123 देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाने के लिए रोम संधि पर साइन किया हुआ है। इसलिए पुतिन की विदेश यात्रा के दौरान उनकी गिरफ्तारी की खबरें तेजी से फैलने लगती हैं। पुतिन जब अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नहीं गए और उसके बाद सितंबर में G20 समिट के लिए दिल्ली नहीं आए, तब भी इस बात की चर्चा हुई थी कि कहीं गिरफ्तारी के डर से तो पुतिन रूस से नहीं निकल रहे बाहर। इस सब का दूसरा मकसद यह भी है कि पुतिन पर यूक्रेन युद्ध रोकने का दबाव बनाया जाए। लेकिन पुतिन ने अपने न्यूक्लियर सूटकेस के वीडियो से क्लियर कर दिया कि वो यूक्रेन युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है और जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को दिखाकर अपने ताकत का मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। पुतिन के पास इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस की जिम्मेदारी दिसंबर 1999 में आई थी, तब से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन कई बार इस ब्रीफकेस के साथ दिख भी चुके हैं, लेकिन 2019 में इसे एक टीवी शो के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया गया था। 2019 में रूस के रक्षा मंत्रालय के चैनल ज़्वेज़दा ने इस ब्रीफकेस को टीवी पर दिखाया था। ये देखिए, ये टीवी पर आया था। इसमें बताया गया था कि कमांड सेक्शन में 2 बटन होते हैं, जिसमें सफेद बटन न्यूक्लियर बम लॉन्च करने के लिए होता है और लाल बटन हमला कैंसिल करने के लिए होता है। इस वीडियो ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि तबाही एक बटन से भी आ सकती है। रूस के राष्ट्रपति की तरह ही अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु हमले का ऑर्डर देने वाला एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। वो जहां भी जाते हैं उसे साथ लेकर जाते हैं। अमेरिका में इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। ये देखिए, उनके लोग भी लेके चलते हैं।
आपने कई बार यह वीडियो देखा होगा जिसमें व्हाइट हाउस के हेलीकॉप्टर से अमेरिका के राष्ट्रपति उड़ान भरते हैं और इस दौरान उनके साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी दिखाई देता है। इसका वजन करीब 20 किलोग्राम होता है। साथ ही इसमें सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक के लिए एक छोटा एंटीना लगा होता है। इसकी मदद से अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन को न्यूक्लियर हमले की कमांड भेजी जाती है और इसके बाद अमेरिका से न्यूक्लियर हथियार फायर किए जा सकते हैं। यूएस राष्ट्रपति के आदेश से लेकर हथियार फायर करने की यह पूरी प्रोसेस मात्र कुछ सेकंड्स में की जा सकती है। रूस और अमेरिका जैसे देशों के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस देखकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत के पास भी ऐसा शक्तिशाली बैग है, क्योंकि आपने अक्सर पीएम मोदी के साथ काले रंग का बैग लेकर चलते हुआ एक सिक्योरिटी ऑफिसर देखा होगा। यह बैग पीएम मोदी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी के अधिकारी हमेशा साथ लेकर चलते हैं। लेकिन यह बैग न्यूक्लियर अटैक के लिए नहीं, बल्कि पीएम मोदी को दुश्मनों के अटैक से बचाने के लिए होता है, क्योंकि भारत दूसरे देशों पर हमला करने में विश्वास नहीं रखता। यह एक बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह होता है जो किसी हमले की स्थिति में खुल जाता है और दुश्मनों की गोलियों से बचा सकता है। लेकिन सवाल यह कि पीएम मोदी के पास परमाणु हमला करने के लिए न्यूक्लियर ब्रीफकेस क्यों नहीं है? दरअसल भारत पूरी दुनिया में एक शांतिप्रिय देश माना जाता है। भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन भारत पर हमला होने के बाद दुश्मन को छोड़ा भी नहीं। और भारत एक न्यूक्लियर देश होने के बावजूद, न्यूक्लियर पावर वाला देश होने के बावजूद इसका कभी प्रदर्शन नहीं करता। हालांकि परमाणु हमला करने की स्थिति में भारत में न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को कंट्रोल करने, कमांड देने और ऑपरेशन डिसीजन लेने के लिए अधिकार एनसीए यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास होता है। यह एनसीए दो काउंसिल से मिलकर बनी होती है, पहली पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल का अध्यक्ष पीएम होते हैं और साथ ही इसमें रक्षा और विदेश के अलावा वित्त मंत्री शामिल होते हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसका अहम हिस्सा होते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह पर न्यूक्लियर अटैक पर आखिरी फैसला पॉलिटिकल काउंसिल लेती है। कुल मिलाकर भारत में न्यूक्लियर अटैक पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ही है, लेकिन इसके लिए किसी तरह का न्यूक्लियर बैग नहीं रखा जाता और प्रक्रिया भी बड़ी डेमोक्रेटिक है। सबसे साझा चर्चा करने के बाद पीएम जो है देश के, वो ये फैसला ले सकते हैं। पाठशाला में अब किस्सा सुना। पिछले दिनों एक टीवी शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उनकी जया बच्चन के साथ शादी बंगाल के पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हुई थी। बंगाली शादी में दूल्हा और दुल्हन के सिर पर ट्रेडिशनल सफेद रंग का मुकुट पहनाया जाता है, लेकिन अपनी शादी में अमिताभ बच्चन इस मुकुट को नहीं पहनना चाहते थे। अमिताभ के मुताबिक उन्होंने जया बच्चन के परिवार वालों से माफी मांगते हुए मुकुट पहनने से मना कर दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने बिना मुकुट के ही सिर पर सेहरा बांधकर शादी की रस्म पूरी की। साल 1973 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के इस रिश्ते को इसी साल 50 साल पूरे हो चुके।